नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए साइंस की वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड। और अगर आपको इस वीडियो में मेरी मेहनत, मेरा जो कंटेंट जो मैंने बनाया है, अगर वो आपको बढ़िया लग जाए तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक रिकमेंड भी कर दीजिएगा। वीडियो को खुद लाइक करके जरूर जाइएगा। यहाँ पर हम लाइफ प्रोसेस के पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एमसीक्यू पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए, लाइफ प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन हम किस तरीके से इनटेक करते हैं, किस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को लेते हैं, प्लांट्स में क्या होता है न्यूट्रिशन बनने का प्रोसेस, और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट में किस तरीके से होता है और हमारे में किस तरीके से होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें किस तरीके से होता है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से एक मटेरियल अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसकी चर्चा करेंगे। हर ऑर्गेनिज्म में अपनी भी बात करेंगे और साथ साथ प्लांट की भी बात करेंगे। मेनली इन दोनों की तो बात हर चीज में करने वाले हैं। जैसे एक्सक्रीशन, किस तरीके से हमारे में एक्सक्रीशन होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म चाहे सिंगल सेल हो, चाहे फ्रॉग हो, चाहे या स्नेक हो, किस तरीके से ये एक्सक्रीशन करते हैं, बर्ड किस तरीके से एक्सक्रीशन करता है, ये सारे प्रोसेस को हम यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक प्रकार का एक ऐसा मीडियम होता है जो हमारी बॉडी को पूरे दिन के काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो न्यूट्रिशन क्या है, जिसे हम अपने खाने के माध्यम से लेते हैं और वो खाने के माध्यम से हम रेस्पिरेशन का यूज करके एनर्जी में चेंज करते हैं। वो एनर्जी चेंज होने के बाद हमारे दिन के जो काम है उसको करने में मदद करती है। जैसे कि मैंने सुबह कुछ खाना खाया, तो जो खाना खाया उससे मेरे को कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये मुझे मिलेंगे। अब इनका ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट का मेनली ब्रेकडाउन होता है, वो ग्लूकोज में टूट जाता है। अब ग्लूकोज जब टूट गया तो मेरे पास न्यूट्रिशन किस फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट को मैंने तोड़ दिया किसमें, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में जब टूट चुका है तो अब होगा रेस्पिरेशन। सांस ली मैंने, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये सिर्फ एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। अब सांस जब मैंने ले ली, लेने के बाद लंग्स तक पहुंची, लंग्स में एक अंदर पार्ट है, सबसे लास्ट वाला पार्ट, जिसे एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई में छोटी छोटी कैपिलरीज जा रही हैं, मतलब ब्लड से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन चला जाएगा इधर, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इधर, ये आ गया। फिर मैंने सांस छोड़ दी, ये मेरा रेस्पिरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। गैसों का एक्सचेंज सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं होता, गैसों का एक्सचेंज ये करना सिर्फ रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। अभी रेस्पिरेशन क्या, मैंने क्या बोला कि ब्लड के पास ऑक्सीजन पहुंच गया, पहुंचने के बाद ब्लड के पास ग्लूकोज भी है। अब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन करेगा रिएक्ट। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर लेगा तो उससे बनेगी हमें एनर्जी, उससे एनर्जी बनेगी, पानी बनेगा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं बाहर छोड़ दूंगा, पानी मेरी बॉडी में ही रह जाएगा, और जो ग्लूकोज से एनर्जी बनी है उसका यूज देखो मैं हाथ हिलाने के लिए कर रहा हूं, इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन आपको बता दिया। ये दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा बाद में जब हम काम करेंगे, और जिसे हम खाने के माध्यम से लेते हैं। और रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमें खाना मिला है, जो हमें खाने से न्यूट्रिशन मिला है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये जो मिले हैं, इससे हम एनर्जी में किस तरीके से तोड़ते हैं, और साथ साथ बाहर की ऑक्सीजन का यूज करके, ये क्या है पूरा रेस्पिरेशन, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। अब ट्रांसपोर्टेशन यही हो गया कि एनर्जी, मान लीजिए एनर्जी हमारे बनती है किसी पार्ट में, मान लीजिए दिल में बनती है, दिल के थोड़ा नीचे मान लीजिए, और मेरे को पैर में एनर्जी चाहिए, तो पैर में एनर्जी कैसे पहुंचेगी, मेरे ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू एनर्जी वहां पहुंच जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हुआ,
तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है ब्लड करता है, प्लांट की बॉडी में कौन करता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में न्यूट्रिशन या किसी मटेरियल को ट्रांसफर करने को ट्रांसपोर्टेशन हम कहते हैं। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। आप कहोगे जैसे कि हमारी बॉडी में यूरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे हमें बाहर निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन। ठीक है, यूरिक एसिड हमको बाहर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, हम पसीने के माध्यम से, जो पसीना आता है उसके माध्यम से निकाल देते हैं, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चारों प्रोसेस समझ आए होंगे। चारों क्या है, इनकी हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया कि हम किसी मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उस मटेरियल से हमको एनर्जी मिलती है जो हमारे डेली लाइफ के काम को करने में मदद करती है। वो क्या, इस पूरे जो मैंने डेफिनेशन बोली ना, ये पूरी क्या है, न्यूट्रिशन का पार्ट है। यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी भी हुई है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस टेकिंग ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जब कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता है एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी बिल्ड द बॉडी, मतलब उस खाने का यूज हम बॉडी को बनाने, मतलब बॉडी को डेवलप करने, बॉडी की ग्रोथ करने, बॉडी को रिपेयर करने या डैमेज पार्ट को डेवलप करने में करते हैं और एनर्जी बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। बात करें न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, दो तरीके से आप न्यूट्रिशन को ले सकते हो। कौन कौन से, एक होता है ऑटोट्रोफ, बचपन में आपने पढ़ा होगा स्वपोषी हिंदी में। एक होता है हीटरोट्रोफ, इसको परपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी और परपोषी, ऑटोट्रोफ और हीटरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स सनलाइट का यूज करके क्लोरोफिल उनकी लाइट्स को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यहां पर मिलते हैं, मिलने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो अपना खाना खुद से बनाता है मेनली सारे ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया, सारे ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। तो यहां पर ऑटोट्रोफ के एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख भी रखे हैं, सारे ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। ये कौन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। मेहनत की है आपके लिए, अगर आपको मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाना है। अगला क्वेश्चन, अगला जो पार्ट है वो हीटरोट्रोफ का है। सिंपल सी बात है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से ना बना पाए उसे कहते हैं हीटरोट्रोफ। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं, समझ गए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। तो यहां पर बात करें हीटरोट्रोफ की। हीटरोट्रोफ कौन है, सारे एनिमल और फंगाई और कुछ बैक्टीरिया दोनों में आता है, ऑटोट्रोफ में भी आता है और हीटरोट्रोफ में भी आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑटोट्रोफ और हीटरोट्रोफ दो टाइप हैं न्यूट्रिशन के, दो मोड है न्यूट्रिशन के। अब बात करें टाइप ऑफ हीटरोट्रोफ। हीटरोट्रोफ के टाइप क्या होते हैं। हीटरोट्रोफ वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। इनके तीन टाइप हैं मेनली। कौन से, होलोजोइक, पैरासाइट और सेप्रोफाइट। कौन से, सेप्रोफाइट, पैरासाइट और होलोजोइक। ये तीन हैं, तीनों को याद रखना है। ये तीनों है क्या, तीनों में अगर बात की जाए सेप्रोफाइट की, तो सेप्रोफाइट की बात जब करेंगे तो सेप्रोफाइट वो होता है, वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना किसी डेड एनिमल से लेता है, डेड एनिमल या डेड ऑर्गेनिज्म से लेता है, उसे हम कहते हैं सेप्रोफाइट। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ फंगाई हो गए, ये सारे कौन है, जो अपना खाना किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म से लेंगे, उसे हम कहेंगे सेप्रोफाइटिक। ठीक, क्या कहेंगे, सेप्रोफाइटिक। इसमें एग्जाम्पल मशरूम भी है, इसमें एग्जाम्पल यीस्ट है, इसमें कुछ बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर बात की जाए पैरासाइट की, तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिंदा ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को लेते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिंदा ऑर्गेनिज्म से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर रहकर या उसकी स्किन में चिपक कर अपने खाने को लेते हैं, उसे हम कहते हैं पैरासाइट्स। एग्जाम्पल के तौर पर प्लाज्मोडियम,
टेप वॉर्म, वॉर्म, राउंड वॉर्म, लीची, ये जितने भी हैं ना, ये नॉर्मली क्या है, आपके पैरासाइटिक हैं। पैरासाइटिक का मतलब जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के ऊपर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। एक है होलोजोइक। होलोजोइक कौन है? जो पूरे खाने को एंगल्फ करता है, अपने अंदर टुकड़े में लेता है और उसके बाद अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा खाने का टुकड़ा अपने मुंह में डाला, पूरा एक प्रोसेस होता है अंदर, उसके बाद न्यूट्रिशन हम ले लेते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस क्या है, होलोजोइक मोड के तरीके से हम खाने को लेते हैं। हम भी हिट्रोट्रोफ है, लेकिन हिट्रोट्रोफ में भी अगर कोई बात करे कि हिट्रोट्रोफ में कौन सा, तो हम होलोजोइक हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को लेते हैं, न्यूट्रिशन का मोड फॉलो करते हैं। हमारे अलावा अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड, फिशेस, ये हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब अगले पार्ट की बात करें तो अगला है न्यूट्रिशन प्लांट में किस तरीके से होता है। सिंपल सी बात है, प्लांट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मोड फॉलो करता है, सारे ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट मैंने आपको बता दिया, एक ग्रीन प्लांट के पास है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल यहां पर अवेलेबल है, सनलाइट वो ले लेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास स्टोमेटा अवेलेबल है। स्टोमेटा के माध्यम से, जो लीफ के ऊपर अवेलेबल है, लीफ से स्टोमेटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद या पानी इसको रूट के माध्यम से मिल जाता है, और रूट के माध्यम से मिलने के बाद लीफ के पास ये अवेलेबल होती है दोनों चीज़ें, सनलाइट आ जाती है और उसके बाद इन दोनों का रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद बन जाएगा ग्लूकोज, या फिर इसको आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, और थोड़ा सा पानी कुछ बचेगा और फिर ऑक्सीजन बन जाएगा। ये ऑक्सीजन एयर में इवॉल्व हो जाएगा और ये वाला न्यूट्रिशन के फॉर्म में किसी प्लांट के पार्ट में स्टोर हो जाएगा। तो आप समझिए पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कौन सा? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो न्यूट्रिशन प्लांट में किस तरीके से होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। तो इस पूरी रिएक्शन को आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। यहां पर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन फॉलो किया गया प्लांट के द्वारा, और इसमें होता क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को लेता है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ उसी तरीके से लिखी हुई है। अब मान लीजिए प्लांट को जितना न्यूट्रिशन एक दिन में ज़रूरत है कुछ भी काम करने के लिए, तो वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि मान लो ज़्यादा न्यूट्रिशन हो जाए तो हमारे अंदर और प्लांट के अंदर कैसे स्टोर होगा। अगर प्लांट के पास ज़्यादा न्यूट्रिशन आ जाए तो वो स्टार्च के रूप में इसे स्टोर कर लेता है। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा न्यूट्रिशन आ जाए तो हम अपनी मसल्स में ग्लाइकोजन के माध्यम से इसे स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्टार्च के फॉर्म में न्यूट्रिशन प्लांट में स्टोर होगा, हमारे अंदर न्यूट्रिशन या किसी एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल होना जरूरी है, लाइट का होना जरूरी है, साथ साथ पानी का होना जरूरी है, और पानी को तोड़ने के लिए इस लाइट का हम यूज करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। इसको, ये सारी चीजें जब अवेलेबल होंगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज मिल जाएगा, और साथ साथ ऑक्सीजन भी यहाँ निकलती है। ऑक्सीजन निकलने के बाद ये इवॉल्व हो जाती है, और हम कहते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन नॉर्मल जब रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर कि प्लांट भी हमारे तरीके से ही ऑक्सीजन को ले रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा होता है। लेकिन खाना बनाते समय वो उल्टा प्रोसेस करता है। तो इसीलिए बचपन में जब हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन रेस्पिरेशन में जैसा प्रोसेस हम करते हैं वैसा ही प्लांट भी करता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए एक पिक्चर लगाई है। ये प्लांट है, क्लोरोफिल इसके पास अवेलेबल है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, स्टोमेटा के माध्यम से अंदर चला गया लीफ के। और अगर बात की जाए वाटर, जमीन पानी के अंदर है, और यहाँ से रूट के माध्यम से ऊपर एब्जॉर्ब किया गया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ मैंने अभी आपको नहीं बताई, इसी के लिए मैंने छोड़ रखी थी।
जो वाटर तो रूट में है, लीफ के पास कैसे पहुंच जाती है? कुछ ना कुछ स्पेशल पार्ट तो होगा। तो आपको बता दूं, वाटर को रूट से अदर पार्ट में सेंड करने या फिर ट्रांसफर करने के लिए इनके पास एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं जाइलम। सुना होगा आपने जाइलम। तो जाइलम एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है प्लांट का जो कि वाटर को रूट से अदर पार्ट तक पहुंचाता है। इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन की है, नीचे से ऊपर। ध्यान रखिएगा, इसकी डायरेक्शन कैसी है? नीचे से ऊपर, मतलब अपवार्ड मूवमेंट ये करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे थोड़ी ना लाएगा, है ना। पानी तो नीचे है, नीचे से ऊपर ले जाएगा सिर्फ। तो इसका मूवमेंट कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। अब बात करते हैं, मान लीजिए लीफ में ग्लूकोज बन गया, लेकिन उस लीफ के पास तो बहुत सारा ऑलरेडी ग्लूकोज है, तो नीचे पार्ट में पहुंचाने की कोशिश करेगा। जब वो नीचे पहुंचाएगा तो कोई ना कोई पार्ट तो होगा ना जो कि उस बने हुए खाने को नीचे पहुंचा रहा है। तो प्लांट में एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्तियों से, लीफ से खाने को जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचाता है। या तो नीचे पहुंचाएगा या तो ऊपर पहुंचाएगा। मतलब जो जाइलम की मूवमेंट है वो अपवार्ड भी हो सकती है और डाउनवार्ड भी हो सकती है। ये उल्टा हो गया, अपवार्ड भी हो सकती है और डाउनवार्ड भी हो सकती है। तो फ्लोएम की मूवमेंट नीचे और ऊपर दोनों हो सकती है। जाइलम की मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी, ऊपर। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आया होगा। जाइलम फ्लोएम की हम बात डिटेल में ऑलरेडी आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमने बात की है अभी प्लांट के न्यूट्रिशन सिस्टम की, जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन सिस्टम होता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ एनिमल के न्यूट्रिशन प्रोसेस की, मतलब किस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेता है। जैसे यहां पर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं मेनली। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले एनिमल में अमीबा। अमीबा किस तरीके से अपना खाना लेता है? सिंपल सी बात है, अमीबा के पास अगर ये खाना आ गया तो वो अपना मुंह खोलेगा, आर्टिफिशियल मुंह बना लेगा, आर्टिफिशियल माउथ बना लेगा। उसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। आर्टिफिशियल जब आप अपने कोई पार्ट को डेवलप करते हैं तो उससे हम कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं? देखिए ये लिखा हुआ है सूडोपोडिया, मतलब माउथ जैसी स्ट्रक्चर बना लेना, इसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। तो ये आर्टिफिशियल अपना मुंह बनाएगा और इसको एनगल्फ कर लेगा। देखो आप देख सकते हैं, ये खाना है, खाना धीरे आया और इसने माउथ जैसी स्ट्रक्चर बना ली जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। आर्टिफिशियल पार्ट कहते हैं, डिपेंड करता है हम किस काम के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसको सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये अब उसके बाद माउथ से पूरा कवर हो जाएगा और बाद में इसको डाइजेस्ट कर, बाद में अपने अंदर लेकर इसे डाइजेस्ट पूरा कर लेगा। और जो इसका वेस्टेज वाला पार्ट है, वो उसको निकाल देगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रोसेस है जो कि अमीबा के अंदर होता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इसके पास कोई मुंह नहीं होता, कोई माउथ नहीं होता, एक कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिससे खाना डाइजेस्ट होगा। ये डायरेक्टली खाने को ले लेता है और लेने के बाद छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो किसी ना किसी पार्ट से निकाल देगा। तो ये आर्टिफिशियल माउथ डेवलप करता है। जो आर्टिफिशियल माउथ डेवलप होता है उसी आर्टिफिशियल माउथ को हम कहते हैं सूडोपोडिया। लेकिन अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालता है, तो जो बाहर निकल रहा होता है उसको भी हम उस अंग आर्टिफिशियल ही बनाएगा। सिंपल सी बात है, जब आर्टिफिशियल वो पार्ट बन रहा होगा उसको भी हम सूडोपोडिया ही कहेंगे। अगर आर्टिफिशियल कोई भी पार्ट अमीबा बनाता है तो उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा न्यूट्रिशन अमीबा में क्या कैसे होता है आपको समझ आया होगा। ठीक, एक बार इसको पढ़िएगा जरूर, आपको और सही क्लियर होगा। अब ये ह्यूमन की हम चर्चा करते हैं। अगर ह्यूमन में जो हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम है, इसके लिए तो आपको पता है कि हमें स्पेशल ऑर्गन्स दिए गए हैं, हमें हमारे जो डाइजेशन है उसको करने के लिए, हमारे पूरे न्यूट्रिशन को लेने के लिए। आपको पता है हमारा जो डाइजेशन है माउथ से स्टार्ट हो जाता है और हमारा डाइजेशन का लास्ट पार्ट होता है एनस, जहां से हम अपने अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को हम समझाते हुए चलेंगे। यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि देखिए हमारा जो मतलब खाना है हम अपने मुंह के अंदर लेंगे तो हम एक पूरा खाने का टुकड़ा ले रहे हैं, मतलब हम कौन सा न्यूट्रिशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हम हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मोड अप्लाई करते हैं। हिट्रोट्रोफ में भी हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो हमारे माउथ के अंदर हमारा खाना गया, उसके बाद हम दांतों का यूज करके उसे
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये सारे प्रोसेस मैंने लिखे हुए हैं, बस आपको मैं अपनी बातों से और फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारा माउथ है, हमने खाने को लिया, खाने को लेने के बाद हमारे पास दांत है, माउथ के अंदर टंग है और साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड जो बहुत सारा सलाइवा, बहुत सारा लिक्विड निकालते हैं। आपने लार सुनी होगी, वो लार ही सलाइवरी ग्लैंड के माध्यम से निकलती है। अब वो लार डाइजेशन में एक रोल अदा करती है। क्या रोल अदा करती है? तो हमारे खाने को जब हम खाते हैं तो वो खाना दांतों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और जीभ के माध्यम से, टंग के माध्यम से हम उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स किस में करते हैं? तो जो थूक है, जो सलाइवा है, उसको हम मिक्स करते हैं खाने में। अब जब मिक्स कर देंगे तो कुछ न्यूट्रिशन वहाँ पर भी डाइजेस्ट हो जाएगा। और वहाँ पर कौन सा न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होगा ये आपसे पूछा जा सकता है। मेनली हम 3 प्रकार के न्यूट्रिशन की यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक फैट और तीसरा है प्रोटीन। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नाम का जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप सही से खाने को चबाएंगे तो, खाने को माउथ में काफ़ी रखेंगे तो। अगर आप कहें कि नहीं मैं तो ऐसे खाता हूँ, इस तरीके से खाना आपका माउथ में ना के बराबर पचेगा। लेकिन अगर आप, जो रूल होता है अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 टाइम दांतों से एक टुकड़े को चबाना, अगर वो प्रोसेस करेंगे तो आपका खाना अप्रॉक्सीमेटली 2% का कार्बोहाइड्रेट यहीं पर पचा लेंगे, माउथ में ही पचा लेंगे। ठीक है, इसके बाद अंदर गए, जब जाएंगे तो आपके पास एक फेरिंग्स आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, फेरिंग्स वो पार्ट होता है जो हमारे नाक और हमारे मुंह का कॉमन पार्ट है, मतलब नाक और मुंह को ज्वाइन करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉमन पार्ट है जो कि हमारे माउथ और नेजल कैविटी को कनेक्ट करता है। अब इस पर कोई डाइजेशन नहीं होगा। ठीक, अब बात करेंगे ओइसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। इस पर भी कोई डाइजेशन नहीं होगा। मतलब आपको मैंने क्या क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, होता है माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ में कौन सा न्यूट्रिशन पचना शुरू होता है? तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट वहां पर पचना शुरू हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा, फैट का भी डाइजेशन और प्रोटीन का डाइजेशन शुरू नहीं हुआ है। अगला पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स में जब खाना पहुंचा तो वहां पर कोई डाइजेशन नहीं होगा। साथ साथ ओइसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, वहां पर भी कोई डाइजेशन नहीं होगा। जब इसके बाद, फूड पाइप के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास स्टमक आता है। स्टमक एक ऐसा पार्ट है जहां पर बहुत सारा एसिड इकट्ठा है। एसिड इकट्ठा होने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहां पर प्रोटीन के पाचन का एनवायरनमेंट बनाया जा सके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एक एनवायरनमेंट डेवलप किया जा सके, जिसमें पेप्सिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट होता है जो कि हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मतलब डाइजेस्ट करता है। जो पेप्सिन है वो हमारे फूड में जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ठीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? आप कहोगे स्टमक से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर और कोई डाइजेशन नहीं होगा, फैट वगैरह का डाइजेशन यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर एसिड है, एसिड ने वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जहाँ पर प्रोटीन पचना स्टार्ट हुआ। आप कहोगे ठीक है, तो काफ़ी हद तक प्रोटीन यहाँ पर पच जाता है। उसके बाद हमारे नीचे हम पहुँचे तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आया। कौन सा आया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, जो कि पहला पार्ट है, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। दूसरा है जुजिनम और तीसरा है इलियम। तो ये 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी पचता है, यहाँ पर प्रोटीन भी पचता है, यहाँ पर फैट भी पचता है। तो यहाँ तीनों चीज़ों का पचना शुरू होगा, तीनों का डाइजेशन स्टार्ट होगा। लेकिन आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो चुका था, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ पार्ट यहाँ पर भी डाइजेस्ट होगा। और यहाँ पर फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि पूरी बॉडी में फैट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो आप क्या कहोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद फैट को छोटे छोटे
पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं लिपिड्स। सुना होगा आपने, फैट को डाइजेस्ट करके हम फैटी एसिड प्लस लिपिड्स में तोड़ देते हैं। याद रखिएगा, कौन तोड़ता है? तो लाइपेज नाम का एक एंजाइम है जो इसको तोड़ता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, लाइपेज नाम का एंजाइम है जो इसको किस में तोड़ता है? तो आप कहोगे इसको लिपिड्स में और फैटी एसिड्स में तोड़ देगा। तो यहां पर टूटने के बाद उसके बाद प्रोटीन को कौन पचाता है? तो यहां पर एक ट्रिप्सिन नाम का हार्मोन है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि हमारी प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? तो आप कहोगे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। और आपको पता है ह्यूमन बॉडी में जो प्रोटीन है वो कितने अमीनो एसिड से बना है? तो 20 अमीनो एसिड से बना है। मतलब एक प्रोटीन जब टूटेगा तो 20 अमीनो एसिड्स डेवलप होंगे। ठीक, और उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। कौन है? एमाइलेज। तो याद रखिएगा, 3 हार्मोन्स हैं जो यहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाने में मदद करता है। लिख लीजिएगा, फैट को लाइपेज और प्रोटीन को ट्रिप्सिन और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। तो ये तीनों पचा रहे हैं। यहाँ पे खाना काफ़ी हद तक जितना पचना है वो पच जाएगा। अगले पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और बाद में जाकर रेक्टम में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो जाता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर इकट्ठा रहेगा और जब हमारा ये टैंक भर जाएगा तो उसके बाद हम इस टैंक को खाली करेंगे। मतलब कि इसको अपने जो प्रोसेस है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने का वो करेंगे। उसके बाद हमारा डाइजेशन का पूरा ट्रैक इस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कुछ पार्ट मैंने आज छोड़े हैं, अभी उनको भी मैं कवर करूँगा। जैसे मैंने लिवर और पेनक्रियास का काम यहाँ छोड़ दिया है। लिवर कौन है? सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है? तो पेनक्रियास सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, जो कि डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों स्टार्ट होता है, तो रीजन क्या है? रीजन क्या है? बाइल जूस का निकलना। क्या? बाइल जूसेस का निकलना। और बाइल जूस कहां से निकलता है? तो आंसर होगा लिवर से। ठीक, लिवर बाइल जूस रेगुलर निकालता रहता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। जब जरूरत पड़ती है तो गॉल ब्लैडर से ही बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको प्रोसेस समझ आया होगा। तो ये मैंने अपने ह्यूमन का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको समझा दिया है। इसके आगे भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये पूरा डाइजेशन, लिवर, पेनक्रियास का जो फंक्शन है ये रह गया है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।